अच्छा खासा जो ज्योमेट्री है वो हम डिस्कस कर चुके थे, तो अब मजीद कंटिन्यू करेंगे ज्योमेट्री को। जनाब, अगर हमारे पास ये कहा जाए कि इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो क्या होगा जनाब? एंगल ए बराबर होगा एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, और जनाब एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। यार हसान, एक्चुअली वी आर ऑन ज्योमेट्री, तो आपका तो अच्छा खासा निकल गया होगा, लेकिन परेशान ना हो। ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, क्या कहते हैं, राउंड 1, तो फिर एक न्यू बैच शुरू होगा। हम आपको उसमें मर्ज कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप जीरो से दोबारा से पढ़ लोगे सब। फ्रॉम विच कॉलेज यू आर, निक्सर? Sir, I'm a private student and I am appearing for round one. Okay, so each and every topic will be available on your Google Drive, and I have added you on the Google Drive. I think you have seen the email, right? Yes, sir, I have. I've also started with the first, I think, कौन सा टॉपिक है जो पहला वाला है? यार मैंने एवरेजेस वगैरह से शुरू किया होगा, या रेशियो प्रोपोर्शन या फ्रैक्शन से शुरू किया होगा, याद नहीं है मुझे। अच्छा खासा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सर, लॉग्स एंड एक्सपोनेंशियल। वो तो अभी का टॉपिक है। हाँ सर, उधर से मैंने आज आपकी वो फर्स्ट वाली लॉग एंड एक्सपोनेंशियल वाली वीडियो देखी अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी ठीक सर। है। अच्छा जी, इसकी जो साइड ए बी है वो बराबर होगी डी ई के, जो इसकी साइड बी सी है वो बराबर होगी इसकी साइड ई एफ के, और जनाब जो इसकी साइड ए सी है वो उसके डी एफ के बराबर होगी। कह रहे जनाब? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है बल्कि सिमिलर हैं, सिमिलर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एंगल्स बराबर होंगे लेकिन साइड्स बराबर नहीं होंगी, लेकिन साइड्स के रेशो, अगर मैं साइड्स के रेशो लूं कि भाई दूसरे ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो डी ई, ई एफ और डी एफ हैं, अगर मैं इनका करस्पॉन्डिंग साइड से रेशो निकालूं, मतलब ए बी से, बी सी से और ए सी से, तो ये रेशो सबका बराबर होता है और ये के बराबर होता है। और वाजे रहे कि के क्या चीज़ है बेटा, के बराबर होता है स्केल फैक्टर के, सॉरी स्केल फैक्टर नहीं, इसको एनलार्जमेंट फैक्टर कहते हैं। कि फॉर सपोज अगर एक ट्राइंगल की साइड जो है 6 यूनिट्स और दूसरे की 3 यूनिट्स है, तो ऑब्वियसली कि डबल किया गया है ना उसको, तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? Okay. अब हम बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की। सिमिलर फिगर्स का अगर आप एरिया का रेशो लें तो उनकी वो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। और इसी तरीके से अगर आप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो अब यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा
कि हमारे पास जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम हैं, अगर हम इनका रेशो लें तो वो इनके साइड्स के रेशो के क्यूब के बराबर होगा। तो इसको हम के स्क्वायर भी कह सकते हैं और इसको हम के क्यूब भी कह सकते हैं। क्या ये बात समझ आ गई जनाब? नोट करें फटाफट। सर ये टॉपिक छोटा है या लंबा? यार सारा ज्योमेट्री एक साथ पढ़ा रहा हूँ ना मैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, पहले मैंने एंगल प्रॉपर्टीज बताई, फिर उसके बाद मैंने आपको पॉलीगॉन्स बताए, उनकी एक्सटीरियर एंगल्स, उनके इंटीरियर एंगल्स बताए, फिर उसके बाद मैंने ट्रायंगल्स की फॉर्म बताई, आइसोसेलेस बताया, इक्विलैटरल बताया, फिर क्वाड्रिलेटरल्स बताए, फिर मजीद क्वाड्रिलेटरल्स बताए, फिर अब मैं आपको सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस का थोड़ा सा टच दिया है मैंने आपको। अब इसके बाद मैं मेंसुरेशन पे ले जाऊंगा आपको। बात समझ आ गई? आगे बढ़ जाऊं? देखिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं नेम की, देन उसके शेप की, और फिर हम आपको बताएंगे उसका एरिया, और फिर हम बताएंगे आपको पेरीमीटर। जनाब सबसे पहले हमारे पास है मौजूद सर्किल। सर्किल का शेप तो सबने देखा वही है। सर्किल का एरिया होता है जनाब पाई आर स्क्वायर। ये साथ साथ नोट कर लें। सर ये वाला टॉपिक थोड़ा जल्दी करा दें प्लीज, आगे बहुत रहता है शहजार। कोई भी अनइम्पोर्टेंट चीज नहीं कराई है मैंने अभी तक। कोई एक भी चीज, कोई एक भी क्लास मैंने अनइम्पोर्टेंट नहीं ली है बेटा अभी तक। मैं लगा हुआ हूँ और एक्स्ट्रा क्लासेस आपके सामने देख ले, रात 10 से 11 मेरा अपना फैमिली टाइम है, लेकिन मैं ये क्लास रखी हुई है बेटा मैंने। ठीक है शहजार? तो सब तरीके से करवाने दें, क्योंकि दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। हो सकता है आपको टॉपिक ये हल्का लगता हो, लेकिन हमें ग्रुप वाइज चलना पड़ता है। पेरीमीटर बेटा इसका होता है 2 पाई आर। देन हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर का शेप भी सबको मालूम है। जनाब स्क्वायर का जो एरिया है वो होता है लेंथ स्क्वायर, और इसका जो पेरीमीटर है वो होता है जनाब 4 टाइम्स एल।
जनाब इसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल लिखने में ऐसा। जनाब इसका जो एरिया है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स L प्लस W या L प्लस B, दैट इज ब्रेथ। जनाब उसके बाद है हमारे पास ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जनाब इसका एरिया होता है जनाब हाफ हाइट इंटू साइड 1 प्लस साइड 2, और जिसमें याद रखें कि साइड 1 साइड 2 जो है वो पैरेलल होती है। साइड 1 इसमें पैरेलल होती है साइड 2 के, और जो हाइट होती है वो बेसिकली डिस्टेंस है बिटवीन S1 एंड S2। ठीक है जनाब, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये डिस्टेंस है, जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम हाइट कहते हैं। ये हमारी साइड 1 है, ये हमारी साइड 2 है। इसके बाद जनाब हमारे पास है काइट। जनाब इसका जो एरिया है ये होता है हाफ D1 D2। D1 D2 क्या है जनाब? डायगनल्स हैं इसके, इनको डायगनल्स कहते हैं। तो D1 D2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके डायगनल्स हैं। क्या चीज़ कह रहे हो? वो हाइपोटेन्यूज से आएगी ना? क्या चीज़ बेटा? हाइट की बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, हाइपोटेन्यूज कहाँ चले गए? हाइपोटेन्यूज नहीं है वो। ट्रिग्नोमेट्री इतनी इन्वॉल्व नहीं करते यहाँ पर। हाँ हाँ, जो कैन से ट्रिग्नोमेट्री लेकिन इन्वॉल्व नहीं करेंगे तुम्हें। व्हाट अबाउट पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम? यार सम ऑफ साइड्स होता है। जरा क्विकली नोट कर लें, या अगर नोट नहीं करना तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे बढ़ जाऊं मैं। ओके, मैं आगे बढ़ जाऊं। काइट का दूसरा एरिया भी होता है ना यार, ये इसी तरीके से निकाला जाता है। मैंने तो इसी तरीके से निकलवाया है दोनों। हाँ हाँ, उससे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है। दोनों ट्रायंगल्स को ऐड कर लो, वो भी सही है। आगे बढ़ जाओ। अच्छा, और भी शेप याद दिलाए, मुझे याद नहीं आ रहे यार। पेरीमीटर ऑफ काइट तो वही है ना, सम ऑफ साइड्स। अच्छा भाई, हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल का शेप आपको पता है कैसा होता है?
सर सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया आएगा ना, नहीं ट्रायंगल वैंगल का भी आता है। ट्रायंगल का एरिया होता है जनाब हाफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर सम होता है इसमें, जो हाइट होती है परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस, इसको हाइट कहते हैं। हेक्सागोन वगैरह का तो नहीं होगा ना, हेक्सागोन का तो आ सकता है, बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास खास है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछा जा सकता है। इक्विलेटरल का ट्रायंगल का एरिया होता है जनाब √3/4 x², और पेरीमीटर होता है उसका 3x। हेक्सागोन का एरिया बेसिकली हेक्सागोन, एक हेक्सागोन बराबर होता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के बराबर। तो आप इसके एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा आपके पास। लेकिन ये रेगुलर हेक्सागोन की बात हो रही है। सर इक्विलेटरल का एरिया क्या है? √3/4 x²। सर सेम नहीं होगा नॉर्मल एंड इक्विलेटरल का। इक्विलेटरल में खास जल्दी से आ जाता है ना, √3/4 x²। समझ आ गई ये बात? यहाँ तक क्लियर है जनाब? बेटर देन रिमेम्बरिंग न्यू फॉर्मूला। हाँ हाँ सही है, कोई मसला नहीं। नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए नहीं, नहीं भाई जरूरी है, याद कर लो ये। इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, जरूरी नहीं होता मैं बता थोड़ी। सर तो ये अंडर रूट वाला सॉल्व किस तरह होगा? आपको इसी फॉर्म में आंसर देना होगा बेटा, और अगर फिर भी आपको जरूरत पेश आए तो आप √3 की वैल्यू याद कर लो, 1.3 होती है, 1.3 से मल्टीप्लाई कर देना। 1.3 नहीं, सॉरी 1.7। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं? समझ आ गई यहाँ तक बात? अहमद बेटा, आपका कोई इनपुट? ओके आगे बढ़ते हैं। आप लोग कौन से कॉलेज से हो? अल्फा वाला कोई भी नहीं आ रहा? अच्छा आप लोग सीडर के हो ना, हाँ, सबके मजे लगे हुए। अब आ जाओ ऑब्जेक्ट पे ना। जी आगे बढ़े, ये अहमद डिस्ट्रैक्ट करता है क्लास को। अच्छा जी, यार सबसे पहले तो आपके पास जो शेप है ना, वो है जनाब स्फेयर। तो जनाब स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है ना, वो होता है 4/3 πr³ और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है जनाब 4πr²। इसके बाद है जनाब हमारे पास हेमिस्फेयर।
तो हेमिस्फीयर क्या होगा जनाब? एसी को कट कर दो आधा। तो जनाब इसका वॉल्यूम भी आधा होगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। इसके सरफेस एरिया दो होते हैं। इसके सरफेस एरिया कौन कौन से हैं? एक इसकी जमीन का सरफेस है और एक कर्व्ड है। तो बेहतर ये है कि मैं आपको कर्व्ड अलग बताऊं और फ्लैट अलग बताऊं। तो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, वो है 2 पाई r स्क्वायर, और जो फ्लैट है वो पाई r स्क्वायर। अब आप पे डिपेंड करता है कि उसने पूरा मांगा है, कर्व मांगा है, फ्लैट मांगा है। जैसे अब एक बाउल है ना, कप कप बाउल है, तो अब अगर वो खुला हुआ है तो वो सिर्फ आपसे कर्व सरफेस एरिया मांगेगा, क्योंकि ओपन टॉप है ना। और अगर नीचे से वो टॉपलेस नहीं है, या सॉरी ऊपर से टॉपलेस नहीं है, तो फिर वो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। टोटल मिला लेंगे आप। इसी तरीके से जनाब हमारे पास है कोन। नहीं, पहले सिलेंडर बता देते हैं आपको। अरे क्यूब तो रह ही गया बेटा, क्यूब है हमारे पास। जनाब ये क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है जनाब? ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसका कर्व नहीं होता, फ्लैट होता है सब कुछ सरफेस। तो ये होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। इसके बाद है जनाब हमारे पास क्यूब। जनाब क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब, और इसका सरफेस एरिया होता है जनाब 6l स्क्वायर। क्लियर है जनाब? कोई मसला यहाँ तक? आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी। सर मैथ के टोटल कितने टॉपिक्स हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। 27 या 28 है। और आप सारे कवर कर रहे हैं? आज? नहीं नहीं, मतलब आपने सारे कवर कर लिए ऑलमोस्ट। नहीं नहीं यार, देखो तुम वो गूगल ड्राइव पे देख लेना, अच्छे खासे वहां पर डले हुए हैं ना जितने हो गए हैं, और जो रह गए हैं अभी तकरीबन 10-11 रह गए हैं। तो कल भी एक्स्ट्रा क्लास रखी है फिर मैंने, फिर सैटरडे को भी एक्स्ट्रा क्लास है, रेगुलर क्लास भी है, संडे को भी रेगुलर है, एक्स्ट्रा भी है। सही है। ठीक है सर। मोस्टली स्टूडेंट्स राउंड 1 में तो बैठ रहे हैं इसलिए ना कि सिर्फ बैठ जाएं। हाँ हाँ, मुझे पता है उसके अलावा भी कुछ है भाई। मैं तो खैर अलग से दिया जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास है जनाब सिलेंडर। जनाब सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है?
सिलेंडर का वॉल्यूम होता है जनाब पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें ये जो है वो इसकी हाइट होती है और ये जो है ना उसका रेडियस होता है। इसका सरफेस एरिया जो कर्व्ड है ना वो होता है 2 पाई आर एच, और फ्लैट होता है इसका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मैंने अलग अलग करके इसलिए लिखा है क्योंकि सम टाइम ना ओपन टॉप सिलेंडर होता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उसमें बड़ा गलत कर देते हैं, मार देते हैं। तो अगर आप कंबाइन कर लें तो भी हो सकता है, और अलग अलग देखें तो भी आपको पता होना चाहिए कि कर्व कौन सा है और फ्लैट कौन सा है। इसके बाद है जनाब हमारे पास कोन। तो जनाब कोन में एक होती है सेंटर से हाइट, और जनाब एक होती है स्लांट हाइट। तो स्मॉल एल से स्लांट हाइट को डिनोट करते हैं। सर बेसिकली वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ, राइट? हाँ कह सकते हो। और ये हमारे पास रेडियस है। तो जनाब इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो कर्व्ड होता है वो होता है पाई आर एल, और इसका जो फ्लैट होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और इसमें याद रखो कि भाई एल स्क्वायर जो है ना बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद है जनाब हमारे पास पैरामिड। और पैरामिड में बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं। खैर इसका सरफेस एरिया एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, नहीं आता पेपर में। जनाब इसका वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट के, और इसमें जो हाइट होती है जनाब वो बराबर होती है ओ वी के। तो ये पॉइंट वी है, और यहाँ जो है ना जनाब ये सेंटर पॉइंट है ओ, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जनाब, सरफेस एरिया इसका निकालने को नहीं आएगा, आ भी जाए तो काफी लंबा काम होता है, तो आपसे एमसीक्यूज में नहीं पूछेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं आप प्रिज्म पे। ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। शुड आई मूव ऑन? ओके जनाब, हमारे पास आ जाइए प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है जनाब? इसमें टू पैरेलल सरफेसेस होते हैं। बेहतर है हम लिखते हैं टू पैरेलल एंड इक्वल सरफेसेस। ये प्रिज्म की खासियत है जो हमारे सिलेबस में है। जैसे फॉर सपोज अब वो शेप कुछ भी हो सकता है। अब आप देखें ये दो
सरफेसेज हैं जो कि पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं, ये प्रिज्म कहलाएगा। इसी तरीके से ये एक शेप है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये भी प्रिज्म कहलाएगा। तो प्रिज्म जो है जिसमें आपके पास दो सरफेस जो है ना वो पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। तो जनाब अबे यार व्हाट्सएप कॉल है, मिल ही नहीं रही, बंद करने में पूरा टाइम लग गया। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना उसका जो वॉल्यूम है ना, तो ना वॉल्यूम बराबर होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, जिसमें हम हाइट लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वल सरफेसेस, और इसमें हम बेस लेते हैं एनी वन ऑफ दोज सरफेसेस, उनमें से कोई एक सरफेस। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें ना, तो इसको ले लो आप बेस, इसमें इसको बेस ले लो, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो हाइट है, और इसमें यहाँ से यहाँ तक जो है वो हाइट है। बात समझ आ गई जनाब? सर ये दूसरी कौन सी शेप है? प्रिज्म, हर हर चीज प्रिज्म है जो इसको वेरीफाई कर रही है, जिसमें दो पैरेलल सरफेस हैं और इक्वल सरफेस है। अच्छा, बेसिस कैन बी डिफरेंट, नहीं 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 नहीं, इक्वल सरफेस होंगे और दोनों पैरेलल होंगे तो प्रिज्म की मध्य में आएगा वो, वरना नहीं आएगा। ऐसे तो क्यूबॉइड इज आल्सो प्रिज्म, यस यू कैन से दैट, बट उसको हम स्पेशल प्रिज्म कहते हैं ना, क्योंकि उसमें तो आपको पता है ना कि आपके पास सारे रेक्टेंगल्स हैं, यहाँ सारे रेक्टेंगल्स थोड़ी हैं। सही है बेटा, आगे बढ़ जाऊं? ओके जनाब, अब आगे बढ़ते हैं हम सर्किल पे। जनाब सर्किल में जो सेंटर लाइन है, ये आपको पता है कि डायमीटर होता है, फिर उसके बाद आपका ये रेडियस है, और फिर उसके बाद जो एनी टू पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं ये कॉर्ड है। तो मैं इनके नाम बताना शुरू करता हूँ जनाब। ये है डायमीटर, जनाब ये है कॉर्ड, और जनाब ये है रेडियस। बात समझ आ गई जनाब? अबे यार,
क्या हो रहा है यार ये, सॉरी यार। यहाँ तक बात समझ आ गई? जनाब ये हमारे पास अगर O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये जो हिस्सा है ना हमारे पास, ये कहलाता है जनाब माइनर सेक्टर, और ये हमारे पास कहलाता है जनाब मेजर सेक्टर। जनाब ये थीटा है, इस पूरे को अल्फा ले लो। तो जनाब हमें पता है कि अल्फा प्लस थीटा जो है वो 360 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है जनाब। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो जनाब ये जो मेरे पास मैंने अब बनाया है आपके सामने, वो बनाया है सेक्टर जनाब, जिसमें ये थीटा है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। एस बेसिकली है हमारे पास आर्क लेंथ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ आ गई? सर ये जो आपने एक नोटेशन लिखी हुई है, डैश पता नहीं, डैश प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, अल्फा, इसको अल्फा एंगल का नाम रखा है, कुछ भी नाम रखते हैं आप। तो ये सर आपने कहा कैसे डिनोट करी, मुझे समझ नहीं आई बता सर। कुछ और नाम रख दो हसन। नहीं नहीं, नाम नहीं सर, वो मुझे समझ नहीं आया कि आपने डिराइव किस तरह किया इसको प्लस। सर्किल का टोटल एंगल 360 होता है ना, जी जी। तो जब दोनों एंगल्स को प्लस करोगे 360 बनेगा ना। अच्छा, एक माइनर सेक्टर का एंगल है। जी, एक माइनर का एक मेजर का। ठीक है सर। तो मेजर प्लस माइनर हमेशा 360 बनेगा। सर टॉपिक्स कौन कौन से रह गए हैं यार? बार बार एक ही चीज पूछ रहे हो तुम लोग। भाई रह गए अभी तकरीबन 8-10 टॉपिक रह गए हैं। ज्योमेट्री बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं है। अच्छा जी आगे चलते हैं। अगर मुझे आर्क लेंथ निकालनी है तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, और एक और होता है जनाब थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। जनाब एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, और एक और होता है जनाब हाफ आर एस, और एक और फॉर्मूला होता है जनाब थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आई वुड सजेस्ट कि जो राइट साइड वाले हैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें।
इसमें जो थीटा है ना वो रेडियंस में होता है। अब मसला ये है जिसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है उसको पता नहीं है कि रेडियन क्या होता है, तो सीखने की जरूरत नहीं है। आप ये वाले फॉर्मूले यूज करें, राइट वाले। सर ये लेफ्ट वाले का आंसर डिफरेंट नहीं होगा दूसरे से? नहीं, बिल्कुल सेम आता है। थीटा की वैल्यू डिग्री में डालते हो और वहां पर थीटा की वैल्यू रेडियन में डालते हो तो फर्क नहीं पड़ता, सेम है। जबकि पेरीमीटर दोनों में सेम है। पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, तो यहाँ पर आर और एस को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा जनाब 2r प्लस एस। ओके, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा जी, जनाब सेमी सर्किल पहचानते तो होंगे ही। जनाब सेमी सर्किल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर और इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है जनाब पाई आर प्लस 2r। आप सोचेंगे सर ये पाई आर और 2r कहाँ से आ गया? अब देखिए मेरी बात सुने। बेसिकली एक जो है ना कर्व्ड है और एक जो है फ्लैट है। तो अगर तुम्हारे पास ये दोनों जुड़े हुए हैं तो बेसिकली ये वाला जो है ना ये पाई आर है और ये जो है वो 2r है। अब डिपेंड करता है तुमसे कौन सा मांगा है। सर आईबीएम में तो डिग्री ही होगा ना, नॉट रेडियन। यार अगर रेडियन दे भी दे तो कोई मसला नहीं है ना, कन्वर्ट कर लेना ना उसको। कन्वर्जन बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है? अगर रेडियन में दे भी दे तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, अभी बता देता हूँ मैं जनाब। इसके बाद आ जाए क्वार्टर सर्किल पे। और क्वार्टर का जो एरिया है जनाब वो होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर और इसका पेरीमीटर होगा जनाब हाफ पाई आर प्लस 2r। और वही वाली बात है कि यहाँ पर जो है क्वार्टर का मतलब ये है कि अगर आपसे सिर्फ बाउंड्री पूछी जाएगी तो आप बताएंगे हाफ पाई आर। तो जनाब यहाँ पर ये जो है हाफ पाई आर है और ये आर है, ये आर है। बात समझ आ रही है जनाब? सेगमेंट पे आ जाओ जनाब। सेगमेंट जो ये वाला हिस्सा है ना ये कहलाता है जनाब माइनर सेगमेंट। और जनाब ये जो हिस्सा कहलाता है ये कहलाता है मेजर सेगमेंट। तो जनाब अगर मैं माइनर प्लस मेजर करूं तो ये बन जाएगा सर्किल। लेकिन ये बात हो रही है एरिया की, ठीक है जनाब? अगर मैं माइनर प्लस मेजर करूंगा तो एरिया ऑफ सर्किल बन जाएगा। अब जनाब अगर मुझे इसका निकालना पड़ जाए एरिया तो मैं कैसे निकालूंगा जनाब? इसको हम जोड़ते हैं सेंटर से। तो ये जनाब ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब इधर कॉन्सेप्ट समझ लें जनाब। यहाँ पर जो है वो एम पॉइंट है और ये जो है वो एक्स पॉइंट है। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? बस ज्योमेट्री खत्म होने वाली है, दिल थाम के रखिए। Should I move on? Okay. अब जनाब मुझे अगर माइनर
सेगमेंट ए एक्स बी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सेक्टर ओ ए बी में से माइनस करूंगा ट्राइंगल को, कौन सा, ओ ए बी, और जिसमें कुछ बातें वाज़ेह हैं। सर इसके एमसीक्यूज कराएंगे ना आप? जी बेटा बिल्कुल करा दूंगा इंशाल्लाह। अब इसमें कुछ बातें याद रखें कि ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ बी एम के। फिर आप ये भी देखें कि एम जो है ना वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ए बी का मिड पॉइंट है, और ये परपेंडिकुलर भी है। और जनाब एम इसका मिड पॉइंट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए एम और बी एम दोनों के दोनों आधा है ए बी का। तो ट्राइंगल ओ ए बी कैसे निकलेगा, सेक्टर कैसे निकलेगा जनाब? ये तो निकलेगा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये तो आ गया जनाब सेक्टर का एरिया। ट्राइंगल क्योंकि हमारे पास दो हैं, कौन कौन से हैं? ट्राइंगल ओ ए एम और ट्राइंगल ओ बी एम। और जनाब ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर ये बराबर होता है आर स्क्वायर के। So you are talking about area, right? Yes, I am talking about the area. This is the area. तो एक तरीका तो ये है, और या फिर आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें, हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, where this is theta. Where theta is angle AOB. पूरा ट्राइंगल भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि एप्टीट्यूड में आपको टाइम बचाना है ना अपना, तो आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जी कोई सवाल? सर एंगल कौन सा वाला यूज होगा? यार ये लिखा हुआ है ना, देखो AOB, बीच वाला, ये वाला पूरा। सही है सर। सही है, समझ आ गई? तो भाई ज्योमेट्री में अगर कोई मजीद चीज रह गई, ज्योमेट्री छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है, अगर फिर भी कोई चीज रह गई है तो बड़ा माजरत खाऊं मैं आपसे, एमसीक्यूज में कवर कराने की कोशिश करूंगा। सर इससे पहले कितनी वीडियोस कराई हैं आपने ज्योमेट्री पे? ज्योमेट्री मेरा ख्याल है मैंने कल शुरू की थी। मतलब एक ही वीडियो है राइट, जो लास्ट जो अपलोड हुई है? हाँ हाँ हाँ, और ये इंशाल्लाह ये आज अपलोड हो जाएगी। ठीक है काम तो सर। काफी तेज कराने की कोशिश की है मैंने। शुरू के टॉपिक्स में बच्चों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने आने ही छोड़ दिया है। यार पता नहीं क्यों नहीं आते बच्चे। मेरा ख्याल है राउंड 2 में ये लोग 0 से पढ़ेंगे दोबारा से। सर हमने आखिरी के टाइम पे ज्वाइन किया है, हमें ही थोड़ी सी अटेंशन दे दें आप। यार यकीन करो मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं बेटा, मैं सबके लिए ठीक। मेहनत